मेरा बॉस गरीब लड़कियों को नौकरी में रखता और अपने एक क्लाइंट को बुलाता और तीनों कमरे में घंटों मीटिंग करते। उस कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ और बदबू आती थी। उसके बाद ही वह लड़की काम छोड़कर भाग जाती। मैंने पूछा तो लड़की ने कहा, जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। मुझे शक हुआ तो एक दिन मैंने उस कमरे में कैमरा लगा दिया। रिकॉर्डिंग देखते ही मैं डरकर भागने लगी। तभी किसी ने मुझे पीछे से। दोस्तों, मेरी लिखी हुई ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हुआ यूं, मैं भागती जा रही थी और मेरी सांस फूलने लगी थी। डर के मारे मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे कैमरे में कैद हो जाएगी। उस रिकॉर्डिंग ने ही तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी थी। लेकिन मुझे अपने ऊपर आने वाले इस मुसीबत का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो काली ड्रेस पहनकर एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ था और आंखों में सनग्लास। दूर से मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर है कौन। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं भागती रहूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं यही सोच रही थी कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक भागूंगी, क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई तो न जाने यह लोग मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरे कदम रुकने लगे, मेरी सांस उखड़ने लगी थी। ठीक उसी समय किसी ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। जैसे ही मैं मुड़ कर देखी तो दाढ़ी मूछ लगाए वह हट्टा कट्टा नौजवान, उसकी बॉडी देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी। न जाने यह मेरे साथ क्या करेगा। मैं अंजना हूँ, 18 साल की जवान लड़की, बहुत ही खूबसूरत और लंबी चौड़ी। मेरी शक्ल देखते ही मेरे बॉस ने मुझे इस नौकरी पर रख लिया था। कहा था, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की हमें ज़रूरत है। सामने खड़ा यह नौजवान भी 18-20 साल का होगा। इससे पहले कि मैं इससे कुछ कह पाती, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। सब काला और धुंधला हो गया। न जाने कितने घंटे बाद मेरी आंख खुली। मैं एक झोपड़ी के अंदर थी और आसपास कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैंने देखा उस झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ दरवाज़ा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उसे देखकर पता चला था कि अभी दिन हो रहा है, यानी मैं कल रात से ही बेहोश पड़ी हूँ। मैं तो शाम के वक्त भागी थी कि मैं बेहोश हो गई थी। न जाने वह शख्स कौन था जो मेरा पीछा कर रहा था। इतना तो निश्चित था कि यह कोई अच्छा आदमी नहीं होगा, नहीं तो मुझे यहाँ पर कैद क्यों करता। इस झोपड़ी पर एक बेड और कुर्सी थी। बेड के ऊपर कुर्सी लगाकर मैं उस रोशनदान से बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश कर रही थी। मुझे आसपास पेड़ नजर आ रहे थे। यह तो मैं किसी सुनसान जगह पर हूँ जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि गाड़ी की तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, न ही किसी इंसान की कोई आवाज़ आ रही थी। और मैं चिल्लाने से भी डर रही थी। घर के कोने में एक मटका पड़ा हुआ था। मैंने खोला तो उसके अंदर पानी था। मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने उसे पानी निकाल कर पी लिया। फिर एहसास हुआ कि मुझे भूख भी लगने लगी है। मेरे सामने फलों की एक टोकरी पड़ी हुई थी जिसमें तरह तरह के फल रखे हुए थे। मैं वहाँ से सेब उठाकर खाने लगी। अब मैं यही सोचने लगी कि मुझे कौन लेकर आया और मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगी। उधर मेरे मम्मी पापा परेशान होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी मुझे ध्यान आया, मोबाइल से मैं उन्हें फ़ोन करके मदद मांग सकती हूँ। मैं अपने मोबाइल निकालकर कॉल करने ही जा रही थी कि देखा उसमें कोई टावर नहीं है। शायद यह लोग मुझे किसी जंगल के पास रखे होंगे। यहाँ से तो मैं मदद भी नहीं मांग सकती। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। आज मेरी जान खतरे में इसलिए पड़ गई क्योंकि मैंने अपने ऑफिस के गुप्त फैक्ट्री रूम की वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली थी और उस रिकॉर्डिंग ने मेरी जिंदगी में यह तूफान मचा दिया। मैं इस कंपनी में पिछले 2 सालों से काम करती हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे 40 साल के बॉस मनोज सर ने मुझे देखते ही जॉब पर रख लिया था। कहने लगे, तुम जैसे खूबसूरत लड़कियों की ही यहाँ जरूरत है। पहले तो मुझे शक हुआ था, न जाने मुझसे कौन सा गंदा काम करवाएंगे, क्योंकि उस समय मैं मात्र 16 साल की थी और मजबूरी के कारण ही जॉब ढूंढ रही थी। पर इतनी कम उम्र होने के कारण मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी।
फिर मुझे इस नौकरी का पता चला जहाँ कम उम्र की लड़कियों को जॉब देते हैं। मेरे मनोज सर गरीब और मजबूर लड़कियों को काम में रखते हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ 16 से 18 साल के बीच की होती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा काम है, तुम कंपनी के लिए लड़कियों को रिक्रूट करना पड़ेगा। मैं लड़कियों को ढूंढती थी और उसे काम देती थी और उनकी सैलरी भी बनाती थी। शुरुआत में इस कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मेरे बॉस कभी भी मुझ पर गंदी निगाह से नहीं देखे थे। उनकी एक फैक्ट्री थी जिसमें वह खुद ही काम करते थे। बस हमारे कंपनी में 3 ही लोग काम करते थे। एक मेरे बॉस थे जो फैक्ट्री में सामान बनाते थे, और एक मैं थी जिसका काम लड़कियों को ढूंढना था, और तीसरी वह लड़की थी जिसे मैं रिक्रूट किया था। मेरे बॉस ने कहा था कि यह बिजनेस नया नया शुरू कर रहा हूँ, इसी वजह से अभी लोग कम हैं। बाद में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा मैं और लोग रखूँगा। मैं इस कंपनी की पहली एम्प्लॉय थी। शायद यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में मुझे उन्होंने जॉब पर रख लिया था। मेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढना शुरू कर दिया था। जब मुझे 30,000 की सैलरी की जॉब मिल गई तो मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए थे कि इससे घर का खर्चा चल जाएगा। मेरी मम्मी भी घर चलाने के लिए कपड़े सिलाई का काम करती थी। पर धीरे धीरे इस कंपनी में ऐसे ऐसे रहस्य मेरे सामने आते चले गए जो मुझे हैरत में डालते चले गए। जो लड़की नेहा को मैंने काम पर रखा था, बॉस ने उसे कुछ हिसाब का काम दिया था। 1 महीना होते ना होते एक तीसरा आदमी ऑफिस में आ गया। मैंने कहा, मनोज सर, यह कौन है? उन्होंने कहा, यह हमारे पहले क्लाइंट है, यह हमारे सामान को खरीदेंगे। मुझे अब तक नहीं पता था कि हमारी कंपनी क्या सामान बनाती है, क्योंकि जिस कमरे में वह काम करते थे वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उस दिन बॉस ने नेहा को भी अंदर बुला लिया था। कहा, आ जाओ, मीटिंग है। मुझे लगा फाइनेंस की कोई मीटिंग होगी, क्योंकि नेहा भी हिसाब किताब देखती थी। पर काफ़ी देर हो गई थी, वे कमरे के अंदर ही थे। जब 5 घंटे तक वे बाहर नहीं आए तो मैं उस कमरे के पास चली गई और कान लगाकर सुनने लगी कि आखिर इतनी देर तक कौन सी मीटिंग चल रही है। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि उस कमरे से मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ ही मुझे अजीब सी बदबू भी आ रही थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग क्या कर रहे हैं। मैं काफ़ी घबराई हुई थी, पर छुट्टी का टाइम होने के बाद मैं घर आ गई थी। तब तक वह कमरे के अंदर से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस आई तो बॉस ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, नेहा ने जॉब छोड़ दिया है, तुम आज ही एक दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बात सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। रातों रात नेहा ने नौकरी क्यों छोड़ दिया? वह तो बहुत ही गरीब और मजबूर लड़की थी, तो आखिर क्या वजह हो गई कि उसने जॉब छोड़ दी? मेरे दिमाग में तरह तरह के शक घर करने लगे थे। मैं दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था और उस रात जब मैं घर गई तो नेहा को कॉल करने लगी। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि उस दिन तो वह तीनों कमरे के अंदर घंटे बंद थे। कहीं उन्होंने नेहा को जान से तो नहीं मार दिया? आखिर यह गायब कहाँ हो गई? पर अभी मैं छोटी हूँ, मात्र 16 साल की हूँ। शायद मैं गलत सोच रही हूँ। डिटेक्टिव मूवी देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है उसे और कहीं नौकरी मिल गई हो। एक नई लड़की को मैंने जॉब पर रख लिया था, पर मेरे दिमाग में नेहा की बात नहीं निकल रही थी। फिर 1 महीने तक उस लड़की ने आराम से काम किया। एक दिन वह क्लाइंट फिर से आ गया। आज मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मीटिंग के बहाने उस नई लड़की को बॉस ने अंदर बुला लिया था और घंटों तीनों उस कमरे में न जाने क्या कर रहे थे कि अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उस दिन मैं घर वापस आ गई थी, पर यही सोच रही थी कि कल क्या होगा। अगले दिन बॉस ने मुझे बुलाया और कहा, एक नई लड़की को ढूंढ लो। मैंने कहा, शीतल? तो बॉस ने कहा, शीतल ने जॉब छोड़ दिया है। यह बात सुनकर मैं चौंक उठी। एक ही चीज़ बार बार कैसे हो सकती है? जब रात को मैं शीतल को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था और अब मुझे बहुत डर लग रहा था। यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा था जो कि गलत है। सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं नेहा के घर के एड्रेस निकालकर उसके घर पर चली गई थी। जब मैं वहां गई तो नेहा के परिवार का कोई पता नहीं चला। नेहा के मकान में तो कोई और रहता था। मुझे लगा कहीं नेहा एड्रेस गलत तो नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि वह हाल फिलहाल में ही यह घर खरीदे हैं। यहाँ पहले जो रहते थे उन्होंने उसे घर बेच दिया और खुद बड़े मकान में चले गए हैं।
मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। बॉस ने मुझे दूसरी लड़की रखने के लिए कह दिया था। मुझे पता तक नहीं था कि 1 महीने के अंदर लड़कियां कहाँ गायब हो जाती है और इस बंद कमरे के अंदर क्या होता है। मैंने दूसरी लड़की को काम पर रख लिया, पर मैं उस रूम में घुसकर देखना चाहती थी कि मेरे बॉस वहाँ क्या बनाते हैं। एक दिन मेरे बॉस फ़ोन पर किसी के साथ बिजी थे, तो मौका का फ़ायदा उठाकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। खोलते ही कमरे के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। उस कमरे में सामान बहुत ही अजीब थे, कुछ हॉस्पिटल जैसा लग रहा था, पर यहाँ तो कोई भी मरीज नहीं आता। फिर ऐसा कमरा क्यों बना रखा है? मैंने सोचा अंदर जाकर देखती हूँ कि आखिर क्या मांजरा है। लेकिन तभी मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और मेरी जान सूख गई। मुझे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और जब पीछे मुड़ी तो सामने मेरे बॉस बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहे थे। मुझे तो मानो सांप सूंघ गया था, पर मैं झट से कहा, सर मैं इस कमरे की साफ सफाई है या नहीं यह देख रही हूँ। बॉस ने कहा, इस कमरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, यह मेरी फैक्ट्री है। तुमसे तो कहा था, आखिर तुमने फैक्ट्री का दरवाजा क्यों खोल दिया? मैंने कहा, सर आप ही तो दरवाजा खुला छोड़ दिए थे, मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे न जाने क्यों बहुत डर लग रहा था। उस कमरे को देखने के बाद मेरी जान सूख गई थी और मैं जानने के लिए मरी जा रही थी कि आखिर यह किस चीज की फैक्ट्री है, ऐसी अजीब सी बदबू क्यों आती है। फिर मीटिंग के बाद ही लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं। मैंने यह तीसरी लड़की शिखा के साथ अच्छी दोस्ती कर ली। 1-2 बार मैंने उसे अपने घर पर भी बुला लिया, उसने भी मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं उसके घर वालों से अच्छी दोस्ती कर ली थी। उसका एक भाई था अमनदीप, जो कि 18 साल का होगा। मैंने उसके भाई के साथ अच्छी दोस्ती कर ली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि 1 महीने के बाद यह लड़की भी गायब हो जाए और मैं इस पहेली में उलझ कर रह जाऊं। मैं अमनदीप से अक्सर कॉल करके बातें करने लगी थी। 1 महीने के दौरान उससे बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर वह दिन आ गया, वह काला दिन जब लड़कियां यूं गायब हो जाती है। बॉस शिखा और उस आदमी के साथ मीटिंग शुरू कर दिए थे। आज मैं कान लगाया तो मुझे सिर्फ शिखा की अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, जैसे कि उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वह दोनों आखिर शिखा के साथ क्या कर रहे हैं? शिखा की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी और साथ में वह बदबू भी। जब छुट्टी हुई तो मैं घर पर चली गई थी, लेकिन घर जाकर मैंने अमनदीप को फ़ोन किया और पूछा, शिखा आ गई क्या? उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। उसने कहा, हाँ शिखा आ गई है, बात करोगी? मैंने कहा, हाँ बात कराना। मनदीप की बातों से मैं थोड़ी निश्चिंत हो गई थी। वह जिंदा है, मेरे बॉस लड़कियों का खून नहीं करते हैं और उनके कमरे से जो बदबू आती है वह लड़कियों की लाश की बदबू नहीं होगी। जब मैं शिखा से बात की तो वह बिल्कुल खामोश थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर अचानक से वो रोने लगी। मैंने कहा, शिखा आज मीटिंग में क्या हुआ बताओ? उसने बस इतना कहा, अगर अपना जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, और उसके बाद फ़ोन रख दिया। डर के मारे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। जब मैं दोबारा अमनदीप के नंबर पर फ़ोन किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने तुरंत अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे शिखा से कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। पर मेरी मम्मी ने कहा, बेटी अभी बहुत रात हो गई है, सुबह चली जाना, ऐसे भी तुम दोनों दिन भर ऑफिस में बातें करते हो, फिर अभी जाने की क्या ज़रूरत है। पापा ने भी मुझे रोक लिया। मजबूरी में मुझे रुकना पड़ा। लेकिन रात को 12 बजे जब मैं अपने मम्मी पापा के कमरे में गई तो वह दोनों सो रहे थे और मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं था। मैंने एक काली चादर ओढ़ ली थी और घर से बाहर निकल गई। मैं जल्दी जल्दी चलकर शिखा के घर जाने लगी। करीब 20 मिनट के बाद मैं उसके घर पहुंची। उसके घर पर पूरा अंधेरा था, शायद वह लोग सो रहे होंगे। जब मैं घर के नज़दीक पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा था। तभी कुछ कदमों की आहट आई। हल्की सी रोशनी में मुझे लगा कि कोई है। रात के 12:30 बज चुके थे। ठंड की रात में बाहर कोई नहीं था। दूर में कुत्ते भौंक रहे थे। न जाने क्यों मैं बहुत डर गई और भागने लगी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे 2 लोग के कदमों की आहट आ रही थी। वह दोनों मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वह लोग मेरे नज़दीक आते जा रहे थे। तभी मुझे ध्यान आया, सामने पुलिस स्टेशन है। बिना कुछ सोचे समझे मैं पुलिस स्टेशन चली गई।
अपने आप को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस वाले मुझे देखकर बहुत चकित रह गए थे और कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को, एक छोटी सी लड़की। मैंने कहा, मैंने बुरा सपना देखा था। जैसे मैं घर से बाहर निकलकर वॉक करने लगी थी तो कोई मेरा पीछा करने लगा। क्या आप मुझे घर तक पहुंचा सकते हैं? एक नौजवान पुलिस ऑफिसर ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पुलिस वाला काफ़ी हैंडसम और लंबा चौड़ा था, 18-20 साल का ही होगा। उसने मुझे अपने घर तक सेफली पहुंचा दिया और फिर मैं घर पर जाकर सो गई और अगले दिन ऑफिस गई तो फिर से वही कहानी शुरू हो गई। नई लड़की ढूंढने का सिलसिला फिर से जारी हो गया। मैं यही सोचने लगी थी, मैं किसी खतरे में तो नहीं हूँ। आखिर शिखा ने मुझे क्या चेतावनी दिया और कल रात मुझे कौन फॉलो कर रहा था? सारी लड़कियाँ रातों रात कहाँ गायब हो जाती हैं? अपने परिवार के साथ क्यों गायब हो गई? यह सारे सवाल मुझे बहुत परेशान करने लगे थे। 3 लड़कियां मेरी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी और मैंने सोच लिया था बस 30,000 रुपये के लालच के लिए मैं यहाँ ऐसी नहीं पड़ी रहूँगी। मैं सच्चाई तक पहुँच कर रहूँगी और इसी महीने के अंत तक मैं हर हाल में पता लगा लूँगी कि आखिर वह लड़कियाँ कहाँ गायब होती है। अब मैंने सोच लिया था कि 1 महीने के अंदर मैं इस रात से पर्दा उठा कर रहूँगी और जान कर रहूंगी कि बॉस के बंद कमरे में क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं नया काम ढूंढूंगी। पहले मैं ऑफिस में काम करने के लिए एक नई लड़की रख ली, क्योंकि बॉस ने मुझसे कह दिया था कि शिखा ने नौकरी छोड़ दी है। लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी। मेरी इनकम से ही घर चलता है। अगर मैं काम छोड़ दूंगी तो घर का सारा खर्चा, मेरे पापा की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? कम से कम मैं इस बात से निश्चित हो गई थी कि मेरे बॉस लड़कियों को नहीं मारते हैं। एक दिन मैं बाजार गई हुई थी कि वहाँ मुझे नेहा नजर आ गई। मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन मैं उसे ऑफिस की बात पूछकर डराना नहीं चाहती थी। मैं उसके पास चली गई और कहा, नेहा क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई। कहने लगी, अब हमारी गरीबी मिट गई है। हमने वह पुराना मकान बेचकर नया बड़ा मकान ले लिया है और मैं अपने घर पर ही ब्यूटी पार्लर खोल लिया है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि आखिर रातों रात यह अमीर कैसे बन गई। जहाँ तक मैं नेहा को जानती थी, वह अपनी माँ के साथ रहती थी और उसकी माँ लोगों के घर पर पोछा बर्तन करती थी। नेहा की सैलरी तो मात्र 20,000 थी। तो इन 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वह इतनी अमीर बन गई? मेरे बॉस और उनके क्लाइंट ऐसा क्या करते हैं कि लड़कियां रातों रात अमीर बन जाती है? कहीं इन लड़कियों के साथ कोई गलत काम तो नहीं करता? कोई गंदी रिकॉर्डिंग तो नहीं बनाता? क्योंकि मुझे शिखा की सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 2 सालों में मैं उलझ कर रह गई थी और इन उलझन को सुलझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया था। आखिर मैं अमीर क्यों नहीं बनी? ये लड़कियां क्या एक्स्ट्रा देती है बॉस को? शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती अगर उस दिन मेरे पास वह चिट्ठी न आती। न जाने मेरे नाम पर एक गुमनाम चिट्ठी मेरे घर पर कौन छोड़ गया था। पहले मैं उसे खोलने से भी घबरा रही थी, क्योंकि मैं ऐसी जगह काम करती हूँ जहाँ के रहस्य मुझे 2 साल से परेशान कर रहे थे। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, पर मुझे पता नहीं क्या गलत हो रहा था। चिट्ठी खोली तो लिखा था कि कंपनी का राज जानना चाहती हो तो फैक्ट्री के अंदर कैमरा लगा दो। बस इतना ही लिखा हुआ था, पर उस कमरे में तो 2 साल के अंदर मैं एक भी बार झांक कर नहीं देखी थी। इस कमरे के अंदर जाने से मैं डरती थी कि कहीं बॉस ना देख ले। फिर मैं उस कमरे में आखिर कैमरा कैसे छिपाऊंगी? लेकिन मुझे यह पता था कि वह क्लाइंट किस दिन इस कमरे में आएगा। वह हर महीने के 20 तारीख को आता था और अभी सिर्फ 2 ही दिन रह गए थे 20 तारीख होने को। जिस दिन वह आने वाला था, मुझे मौका मिल गया। मैंने अपनी मोबाइल उस कमरे में छुपा दी, मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर दिया था और उसका कैमरा ऑन कर दिया था। रात भर मेरा मोबाइल उस फैक्ट्री में ही रह गया था। मैंने उसे ऐसी जगह छुपा दी थी कि किसी की नज़र में ना आए और बॉस को मुझ पर शक नहीं था, क्योंकि पिछले 2 सालों से ईमानदारी से मैं काम कर रही थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस आई तो मेरे बॉस ने कह दिया कि नई लड़की को ढूंढ लो। मैंने उनको मुस्कुराकर कह दिया, जी सर, इन 2 सालों में 24 लड़कियां यहाँ काम कर चुकी है, जो कि 1 महीने के अंदर काम छोड़कर चली गई। पर गरीब लड़कियों की कमी नहीं है, कोई ना कोई लड़की मिल जाती है काम के लिए। अब मैं मौके की तलाश में थी कि कब उस कमरे के अंदर घुसकर अपनी मोबाइल निकालूं।
मेरे बॉस वॉशरूम गए हुए थे, तब जल्दी से मैं फैक्ट्री के अंदर जाकर अपनी मोबाइल ले आई थी। बाथरूम से निकलते ही मेरे बॉस ने मुझे अपने पास बुला लिया। डर के मारे मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। बॉस ने कहा, तुम्हारी मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रही है? मुझे तो अपनी मोबाइल देखने का भी मौका नहीं मिला था। शायद रात भर कैमरा ऑन रहने के कारण उसका चार्ज खत्म हो गया होगा। मैंने कहा, सर मेरी मोबाइल पानी में गिर गई थी, मैं आज ऑफिस से छुट्टी के बाद उसे ठीक करवाऊंगी। बॉस कहे, क्या करती हो अंजना, मोबाइल को पानी में ही गिरा दिया, कहकर हंसने लगे। बॉस मेरे साथ कभी कभी मजाक कर लिया करते थे और मैं भी उनकी बातें सुनकर हंस दिया करती थी। मैं घर आकर अपने मोबाइल को चार्ज दिया और जैसे ही वो रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत डर गई थी। मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया था। वही पुलिस एसपी ने फोन उठाया था जिसने एक रात अपने आदमी को मेरे साथ घर भेज दिया था। मैंने कहा, मुझे पहचाना सर, उस रात आपने अपने आदमी को मेरे साथ भेजा था जब रात के 12:30 बज रहे थे। उन्होंने कहा, तुम वही पागल लड़की हो ना जो इधर उधर घूमती रहती हो रात के अंधेरे में। हमारा छोटा सा शहर है, पुलिस आसपास के लोगों को अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा, अब क्या हुआ, रास्ता फिर से भूल गए क्या? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसे देखकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वह मनोज इंडस्ट्री की वीडियो है। थोड़ी देर के लिए एसपी चुप हो गया। कहने लगा, मेरे पास पुलिस स्टेशन आ जाओ और मुझे वह वीडियो दिखाओ। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के 8 बज चुके थे और मुझे पुलिस स्टेशन जाने में भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके एक टॉर्च लेकर मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई ताकि मेरे मम्मी पापा की नज़र में ना आऊं। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन की ओर जोर जोर से कदम बढ़ाने लगी थी। तभी वह नौजवान पुलिस ऑफिसर नजर आ गया जिसने एक बार मुझे घर में ड्रॉप किया था। वह मेरे पास आ गया और कहने लगा, अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। मैंने कहा, मैं पुलिस स्टेशन ही जा रही हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब मैं सेफ हूँ, चलो मुझे पुलिस स्टेशन तक पहुँचा दो। एसपी सर से मिलना है। उसने कहा, जान बचाना चाहती हो तो भागो, पुलिस स्टेशन मत जाओ, तुम भागो यहाँ से। मैं काफ़ी घबरा गई थी और वहाँ से भागने लगी। अभी 2-3 मिनट ही हुए थे भागते हुए कि पीछे से एक आदमी दाढ़ी मूछ लगाए और काला चश्मा पहने मुझे फॉलो करने लगा था और आज मैं इस झोपड़ी में कैद हूँ। मैंने तभी अपनी मोबाइल निकाला तो वह रिकॉर्डिंग सही सलामत थी। यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी किसी ने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने एक ऑफिसर था जो कि पुलिस की वर्दी में था। उसे देखकर मैं खुश हो गई कि पुलिस मुझे बचाने आई है। मैं तो भगवान को धन्यवाद देने ही लगी थी कि वह पुलिस वाला मेरे पास आया और मेरे गाल में एक जोरदार तमाचा मारा। मैं दर्द से चिल्ला उठी। मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी कि आखिर पुलिस वाला मुझे क्यों मार रहा है। फिर मुझे लगा कि कहीं पुलिस वाले मुझे ही तो गुनहगार नहीं समझ रहे, पर मैं ही तो इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मैं बहुत डर गई और उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुम्हें डिटेक्टिव बनने का बहुत शौक है ना? अब तुम्हारे साथ वही होगा जो उस वीडियो में दूसरी लड़कियों के साथ होते देखा तुमने, और फिर तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यह कहकर उसने मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दिया और मुझे लेकर एक काली सी गाड़ी में बैठा दिया। उसने मेरे मुंह बांध दिए थे ताकि मैं चिल्ला ना सकूं और गाड़ी के दरवाजों को लॉक कर दिया था। मैं कैद में आ चुकी थी और भाग नहीं सकती थी। पुलिस स्टेशन जाने की जगह पर वह मुझे अपने ही ऑफिस में लेकर आए। यह देखकर मेरी जान हलक में अटक गई। मुझे लेकर सीधे फैक्ट्री के कमरे में आ गए और मेरी हथकड़ी खोल दी और उस बेड में मुझे बांध दिया। उसके बाद पुलिस वाला बाहर निकल कर चला गया। मैं बहुत डर गई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था कि तभी मेरे बॉस और वह हमारा क्लाइंट अंदर आ गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। संकट कटे मीटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यह दोनों मेरे पास आ गए थे और उनके हाथ में एक चाकू था। मैं बस यही 2 लाइन पढ़े जा रही थी क्योंकि अब हनुमान जी ही मुझे बचा सकते थे। मुसीबत में भी मैं उम्मीद लगाई थी कि मेरी जान बच जाएगी। मेरे बॉस और उस आदमी ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए और फिर चाकू लेकर
मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म, लेकिन तभी मुझे एक प्रकाश नजर आया। कोई उस कमरे में घुस आया था। जैसे ही मैंने आंखें ऊपर की तो वहाँ दो लोग मौजूद थे। एक वह नौजवान पुलिस वाला और दूसरा काला कपड़ा पहने दाढ़ी मूछ लगाए वह आदमी जिसने मुझे अगवा किया था। उन दोनों को देखकर मैं डर से सिहर उठी। जरूर यह सब लोग आपस में मिले हुए हैं। लेकिन जब मैं अपने बॉस का चेहरा देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन दोनों ने गन निकाल ली और तुरंत ही मेरे बॉस और क्लाइंट को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वाला आकर तुरंत मुझे मेरे कपड़े दे दिए। मैंने अपने कपड़े पहन लिए थे और फिर सब साथ में पुलिस स्टेशन आ गए। जिस एसपी को मैंने यह खबर दी थी वह अरेस्ट कर लिए गए थे। मेरे बॉस और वह क्लाइंट भी हवालात में थे और पुलिस स्टेशन में वह सारी लड़कियां मौजूद थी जो हमारे कंपनी से गायब हुई थी। जब वह काला कपड़ा पहना आदमी अपनी दाढ़ी मूछ हटाया तो कोई और नहीं बल्कि अमनदीप था। मैं हैरत भरी निगाहों से उन दोनों को देख रही थी। नौजवान पुलिस वाले ने बताया, तुम्हें तो सब पता है कि तुम्हारी कंपनी में ड्रग्स का रैकेट चलता था। वह चिट्ठी तुम्हें हम दोनों ने ही भेजा था जिसे तुम हमारे लिए सबूत इकट्ठा कर सको, और अब हमारे पास सबूत आ चुका है। हमने तुम्हारे मोबाइल से वो वीडियो ले ली है और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम्हारी फैक्ट्री में ढेर सारे ड्रग्स बरामद हुए हैं। यह लोग ड्रग्स को लड़कियों के पेट के अंदर ऑपरेशन करके डाल देते थे और इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। यह क्लाइंट एक सर्जन है। उन लड़कियों को पैसे देकर और धमकी देकर चुप करवा देते थे ताकि वह पुलिस के पास न जा सके। इसी वजह से गरीब और कम उम्र की लड़कियों को यह काम पर रखते थे और तुम्हारे साथ यही करना चाहते थे। यह सारा जाल हम दोनों ने मिलकर बिछाया था क्योंकि पुलिस के बड़े ऑफिसर्स इन लोगों के साथ मिले हुए थे। हम हर वक्त तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थे कि तुम पर कोई खतरा ना हो। मैं अमनदीप को हैरत भरी निगाहों से पूछने लगी कि तुम तो पुलिस वाले नहीं हो। अमनदीप ने मुझसे कहा, जब मेरी बहन के साथ यह हुआ था तब मैंने सोच लिया था कि पढ़ लिख कर डिटेक्टिव बनूंगा और फिर पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव का काम करने लगा और पहली पोस्टिंग यहाँ पर ले ली थी ताकि मैं इस केस को सॉल्व कर सकूं और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकूं, जिसमें तुमने हमारी बहुत मदद की। मैंने कहा, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? उसने कहा, यह सब हमारी चाल ही थी। मैं तुम्हें पकड़कर उस झोपड़ी में बंद कर दिया था और फिर एसपी को खबर दे दी थी कि तुम वहाँ छुपी हुई हो और एसपी हमारे जाल में फंस गया था और खुद तुम्हें लेने आ गया था। लेकिन दोस्तों, अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अमनदीप और वह नौजवान पुलिस ऑफिसर विजय दोनों ही मुझे पसंद करने लगे और दोनों ही मुझे अपने दिल की बात कह दी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों में से किसे चुनूं। आप ही बताइए, इन दोनों में से मेरे लिए कौन सही रहेगा?